हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज हम मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रॉड, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट एनर्जी कंसिडरेशन, मतलब हीट जो जनरेट होगा, मोशनल ईएमएफ जो जनरेट होता है, करंट इंड्यूस्ड होगा तो हीट तो जनरेट होगा ही ना, तो उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे और तब एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आते ही आते ब्रांड का है, बहुत ही खूबसूरत, जो नीट में मेंस में भी आता है और बोर्ड का भी फेवरेट है। तो ठीक है, तो करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स का कंप्लीट पोस्टमार्टम। देखिए, एक कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये जो है ना, ये कंडक्टिंग रॉड है और इसका लेंथ दिया हुआ है हमें, क्या है, आर है इसका लेंथ, ठीक है, और ये इसमें रोटेट कर रहा है ये सर्कल में, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रोटेट कर रहा है, ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें रोटेट कर रहा है, ओके, और ये सेंटर है ओ। अब यहाँ से ये एक काम करो, पी क्यू माने हो तो पी क्यू मान लो, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ये यहाँ आता है तो शॉर्ट कर लो यहाँ से, और ये क्यू डैश हो जाता है। क्या मैं बातें समझ में आ रही? ये कितना है, अल्फा एंगल, ओके, ये एंगल जो है वो अल्फा है, क्यू से क्यू डैश तक आने का, ओके। अब हमें इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। अब इसका अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो ये जानना जरूरी है कि फ्लक्स कितना है इसका, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में फ्लक्स कितना चेंज होगा। तो जितना फ्लक्स चेंज होगा उसी को हम जब फेराडेज लॉ में पुट कर देंगे d∅dt, तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो अब चलो फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, वी नो, हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा, ये तो जानते हैं। और ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो B तो कांस्टेंट है, एरिया वेरी कर रहा है, तो एरिया यहाँ कितना होगा वो बताओ मुझे। देखो यहां से अभी एरिया के बारे में सोच रहे हैं, एंगल बाद में देखेंगे। एंगल इज नोन एज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन है, अब वो उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हम एरिया देखते हैं। तो एरिया में पी क्यू लेंथ का वायर पी क्यू डैश के पास आता है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल तो ठीक है, थीटा है, थीटा नहीं अल्फा है, ठीक है। थीटा एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का है। अब ये यहां से यहां तक जब आएगा तो एरिया कितना स्वीप आउट करेगा वो बताओ मुझे। तुम पूरे सर्कल में तुम जानता होगा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 2 पाई व्हाट, रेडियन ना, 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। तो तुमने सेक्टर फॉर्मूला में एरिया का निकाला होगा कॉन्सेप्ट, तो 2 पाई में एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो एक में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। नहीं तो अल्फा अगर रेडियन बनेगा, अल्फा रेडियन, 2 पाई रेडियन में इतना एरिया है, तो अल्फा में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, मतलब कहने का इतना अल्फा, क्या, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा। तो ये कितना हो गया, एरिया के इक्वल हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ये, या फिर सेक्टर फॉर्मूला से तुम जानता हो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, बट हमने समझा दिया तुमको यूनिटरी मेथड लगा के, जो बच्चे भूल गए हो। देखो इधर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू अल्फा, क्या बातें समझ में आ रही? तो इतना हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन अल्फा। क्या मैं बातें क्लियर हो रही? इतना है एरिया का वैल्यू, एरिया पता चल गया। अब थीटा निकालो, तो थीटा क्या होगा, देखो ये जो रॉड है ये मूव कर रहा है, कहां से, PQ से PQ डैश की तरफ आ रहा है, तो ये V वेलोसिटी से ऐसे मूव करेगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब V वेलोसिटी से मूव करेगा तो EMF का डायरेक्शन किधर होगा, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, करेक्ट, इधर की तरफ फ्लो होगा करंट। अब करंट जिस डायरेक्शन में होता है, मैंने तुमको बताया, उस डायरेक्शन फिंगर को कर्ल करते हैं, मान लो इस छोटा सा लूप बन गया, तो करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा ना। तो ये जो एरिया वेक्टर है एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, बार बार एक ही बात नहीं बताने होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये जो है ना अंदर की तरफ, थंब का भी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो मतलब एंगल कितना, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा तो 0 डिग्री हो गया ना, अब जल्दी जल्दी बोलते हैं तो हो जाता है। तो थीटा जो हुआ वो कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। मतलब इसको मैं अब रफ कर देता हूं,
और ये तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ से लाए हम। थीटा जो है 0 डिग्री है। अब करो इसका काम, ठीक है, पुट करो वैल्यू इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड थीटा इन इक्वेशन 1। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर हम लिखे तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा एंड कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हाफ बी आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो ये तो हो गया 5। समझ में आ रही बात है, 5 हमें पता चल गया, फ्लक्स पता चल गया। तो वी नो क्या, फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा, डी फाई अपॉन डी टी। तो डी बी आर स्क्वायर ये हाफ बी आर स्क्वायर इंटू अल्फा अपॉन डी टी, ये डी टी। ठीक है, क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको आगे ले आइए, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो जो कांस्टेंट चीज है, क्या क्या कांस्टेंट चीज है बेटा, बी एंड आर रेडियस, ये तो कांस्टेंट चीज है, हाफ तो कांस्टेंट है, ये बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो ये बी आर स्क्वायर डी अल्फा अपॉन डी टी, ओके। और ये आप जानते हैं डी अल्फा अपॉन डी टी जो होता है, जैसे आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ बी आर स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो यही है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये ईएमएफ का एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? ये ईएमएफ कितना हो गया, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अब इसका दूसरा मेथड तुम भी पढ़ सकते हो इसमें। देखो मान लो सपोज करो, इसको तो हटा ही दो। अब सेकेंड मेथड में थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे तो एक ही मेथड बहुत काफ़ी है, सेकेंड मेथड समझ लो। तुम्हारे एनसीईआरटी में सेकेंड मेथड भी दिया है, कल को लेके आ जाओ ये कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है तुम्हारा, ये एग्जाम्पल्स है उसमें, ओके। अब देखो तो ये सेकेंड मेथड है। अब सेकेंड मेथड से फैराडे से सारा चीज बता रहा है, तो मैंने बता दिया। फर्स्ट मेथड में यही लिया हुआ है, लॉरेंज फोर्स। देखो लॉरेंज फोर्स में क्या होता है, ये जो है ना, ये डी आर क्या छोटे छोटे टुकड़े से तो बना हुआ है, डी मतलब आर जो है छोटे छोटे एलिमेंट्स डी आर से मिलकर के पूरा आर बना हुआ, मतलब ये रेडियस जो एक कंडक्टिंग रॉड है पिक क्यू, वो छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है। अब अगर हम ईएमएफ देखें, ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू बी वी इंटू डी आर, यही तो है छोटा सा, ये तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और लॉरेंज फोर्स से देखोगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज जो होगा, ये पहले मैंने समझा दिया है। जैसे ये यदि हम पीक्यू पर फोर्स देखें, पीक्यू रॉड पर ओके फोर्स देखें, जब वेलोसिटी हमें पता है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमें थंब क्या देता है, फोर्स करे, फादर मदर चाइल्ड। तो ये चाइल्ड की जगह पर यहाँ वेलोसिटी क्या किधर है, इधर की तरफ, ठीक है। तो अब करंट का डायरेक्शन हमें पता नहीं है, अभी सिर्फ वेलोसिटी पता है, ओके। जब हम इस पर्टिकुलर रॉड पर देख रहे हैं फोर्स, ओके, तो अब जब देखोगे ये फोर्स देखोगे ना, चेक करो इसके, तो यहाँ पर ये क्या है, फोर्स इधर लग रहा है कंडक्टिंग रॉड पर, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन किधर होगा, इधर की तरफ। ये सब चार चीज समझा दिया तुमको। तो ये करंट इधर फ्लो होगा। तो ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, इस ईएमएफ का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, डी ई इक्वल टू बी वी डी एल या डी आर। ये छोटा सा ये जो एलिमेंट है ना, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो डी आर है, छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया है, ठीक है। अब छोटे से एलिमेंट को अब आगे कर लो, इसको इंटीग्रेट। तो ये इंटीग्रेट करोगे ना, डी इक्वल टू 0 से ई, बी वी की जगह पर क्या लिखेगा, बी तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, वी इक्वल टू क्या लिखेगा, आर ओमेगा। नहीं, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा के इक्वल। तो आर ओमेगा इंटू डी आर, और ये क्या से कहाँ तक होगा, 0 से आर तक, ये कैपिटल आर, यही तो है। डी आर की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम आर। तो ये ईएमएफ हो जाएगा, ये बाहर निकाल देंगे आप, वी
ओमेगा और इसका इंटीग्रेशन कटेगा तो आर स्क्वायर 0, 0 से आर, तो ई इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 या ई एम एफ इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसे। क्या मैं बातें समझ में आ रही? वे सेकेंड मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं आप, और ये भी तरीका है। तो ये हो गया तुम्हारा मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में जब रॉड रोटेट करेगा तो उसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, इसका एक्सप्रेशन है। अब एनर्जी कंसिडरेशन हम पढ़ेंगे, हीट कितना जनरेट होगा और फोर्स कितना लगेगा इसकी बात। मेरे बच्चों अब देखिए कैसे हीट एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड मैकेनिकल जो पावर होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है, उसको निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या, करंट, तभी ये सारा चीज हो सकता है। तो देखिए होता क्या है, एक बात समझ लीजिए, ये कंडक्टर है, PQ कंडक्टर है और v वेलोसिटी से मूव करता है, जैसे प्रीवियस जो मोशनल ईएमएफ निकाले थे ना उसी तरह का है। और ये ट्रैक है, मूवेबल है ये कंडक्टर, तो ये मूव करता है इस ट्रैक पर, ओके। और ये बल्ब लगा दिए मैंने ताकि ग्लो कर सके ईएमएफ से, ओके। अब देखिए इसका जो ईएमएफ होगा वो तो ठीक ही हमें पता है, नीचे की तरफ करंट होगा, करंट होगा तो ये जो कंडक्टर है PQ उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो R रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, और ये जो है QR, RS एंड SP, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर QR, RS, SP इज वेरी लेस, ये बहुत कम है, ओके। तो ईएमएफ अगर देखें तो क्या हो जाएगा, BLV, ये तो मोशनल ईएमएफ से आप निकाले हुए हैं, मोशनल ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन निकाले थे, तो B मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये मूव कर रहा है, और L इसका लेंथ एंड V वेलोसिटी से जिससे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब करंट की वैल्यू कितनी होगी वो बताएं मुझे आप। करंट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, I और ईएमएफ अपॉन R, तो BLV अपॉन R। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया तुम्हारा करंट का वैल्यू। अब हम मान लीजिए कि अब इसमें हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो फोर्स इक्वल टू कितना होगा वो बताइए। फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू बिल साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा की जगह पर कितना है, 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री होगा, तो देखो करंट इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो करंट एलिमेंट IL एंड क्रॉस B के बीच का एंगल होता है साइन 90 होगा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये हो गया बिल, I की जगह पर कितना लिखेगा बताओ मुझे, BLV अपॉन R इंटू L, तो ये कितना हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो ये हो गया फोर्स। फोर्स क्लियर? तो फोर्स अगर क्लियर है तो तुम पावर, जो मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड होगा इस कंडक्टर को मूव करने के लिए, टू पुश द कंडक्टर PQ, द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड विल बी, कितना होगा वो बताओ मुझे। मैकेनिकल पावर required to push the conductor, कंडक्टर को पुश करने के लिए मैकेनिकल पावर कितना रिक्वायर्ड होगा वो देखो, F इंटू V, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर जो होगा वो कितना होगा वो लिख लो, मैकेनिकल पावर इक्वल टू FV, F की जगह पर कितना लिखेंगे हम, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू V, यही तो है। तो ये जो है पावर इक्वल टू जो होगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, ये। अच्छा, अब ये पावर रिक्वायर्ड था इसको मूव कराने के लिए। अब इसमें हीट एनर्जी कितना डिसिपेट होगा, ठीक है, मतलब जो एनर्जी डिसिपेशन होगा वो कितना होगा, ओके। ये तो रिक्वायर्ड पावर है, इसको पुश करना है तो, लेकिन अब एनर्जी जो हम जितना पुश कर रहे हैं करने के लिए जितना पावर रिक्वायर्ड है, या फिर कर लो एनर्जी, पावर क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड है पावर, मतलब W/T ही तो होता है। तो यहाँ पर एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड जो हम निकालेंगे, क्या इसके इक्वल हो रहा है, देखो इधर एनर्जी डिसिपेटेड, हीट एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, ऐसे लिख लो, हीट एनर्जी डिसिपेटेड
पर सेकेंड। पर सेकेंड इसका मतलब होता है कि हीट एनर्जी जो पर सेकेंड जितना इससे निकलेगा वो कितना होगा। तो वो देखो पर सेकेंड कितना होगा, H इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी होना चाहिए, लेकिन पर सेकेंड हम लगा रहे हैं तो मतलब ये पावर ही है, तो ये इसको P लिख लो आई स्क्वायर आर, या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो कि जो तुम हीट लिखे हो ना उसके नीचे टी लगा लो, क्योंकि यहाँ का टी पर सेकेंड हो रहा है ना इसलिए, तो ये हो जाएगा। और ये जो है ना आई की जगह पर तुम क्या लिखेगा वो बताओ, आई की जगह पर तो तुम्हारा यही है ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड पर सेकेंड इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या मैं इतनी बातें क्लियर है? ये अगर क्लियर हो गया तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हम लिख सकते हैं जो मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू हीट एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, ठीक है, या हीट एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड, उसके इक्वल है। तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू हीट एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड, क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? पर सेकेंड क्लियर है? तो ये हमें इतना चाहिए होगा। ये अगर पूछा जाए कि मोशनल ईएमएफ में क्या जो मैकेनिकल पावर होता है हीट एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड के इक्वल होता है, तो ये प्रूफ करने के लिए तो प्रूफ कर देंगे, ठीक है। बाकी तो ये पावर और ये करंट या फोर्स का एक्सप्रेशन तुम याद रखो, क्योंकि इससे तुम क्वेश्चंस बनाओगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह तुम्हें सॉल्व करना है, ओके। तो इसको अब एक काम करते हैं, रफ करते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करना है। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। An aeroplane is flying horizontally from west to east with a velocity of 900 km per hour. 900 km per hour से वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है एरोप्लेन, ठीक है। अब ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, और एरोप्लेन का जो डायरेक्शन है ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक एरोप्लेन है, ठीक है। अब सर का थोड़ा सा चित्रकारी उतना अच्छा है नहीं, तो ये एरोप्लेन है, इसका स्पैम है दिया हुआ, ये ऐसे है, यहाँ कर देता हूँ, ये ऐसे है, ये ऐसे, थोड़ा सा ऊपर कर लो, ठीक है। और इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है बताओ मुझे, 20 मीटर। ये जो दिया हुआ है ना ये लिख ही लो 20 मीटर। और दिया क्या हुआ है, मूव कितने से कर रहा है, 900 किलोमीटर पर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग्स। ये जो विंग्स हमने दिखाया ना खूबसूरत सा, ठीक है, ये विंग्स के बीच जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बताना है आपको। एंड्स ऑफ द विंग्स हैविंग स्पैन 20 मीटर, 20 मीटर का जो लेंथ है उसके बीच जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बताना है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 5 × 10⁻⁴ टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप जो है वो 30 डिग्री, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में दिया हुआ है कितना है, 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। क्या भी बातें समझ में आई? तो अब हमें क्या निकालना है वो देखो, ईएमएफ निकालना है। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा। तुम एक सीधा सा फॉर्मूला याद रख लो, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट कट कर रहा है ना इस लेंथ को, वही ईएमएफ इंड्यूस करता है जितने भी केसेस है। अब देखो इसमें ये लेंथ L है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इसी के डायरेक्शन में होगा, साउथ से नॉर्थ ही। कौन सा, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कंपोनेंट किधर होता है, ऊपर की तरफ। ये डॉट लाइन जो है वर्टिकल कंपोनेंट है। मान लो ये विंग यहां से चल के यहां आ जाता है, मान लो सपोज करो, ये थोड़ा सा मैं कारीगरी कर देता हूँ, एक काम दूसरे पेन से कर देता हूँ ताकि तुमको दिखे, ठीक है। देखो ये मान लो ये ऐसे आता है आगे की तरफ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये विंग है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये ऐसे आएगा, ये एक काम करो ऐसे है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे। अब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये क्या है, कुछ एरिया कवर होगा। अब देखो यहाँ पर फ्लक्स जो चेंज होता है उसी की वजह से तो ईएमएफ होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
और मैग्नेटिक फील्ड, उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जो है, अब इसका ईएमएफ का डायरेक्शन चेक कर लो, ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देख लो। तो एक तो इसके की कोई ईएमएफ आएंगे नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर मान लो थीटा लेते हो तो कोई भी एंगल थीटा लेते हो इसी के लाइन में आ गया, जैसे लेंथ कैसे कैसे करते हो तुम बताओ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट ये बताता है। तो यहां पर ये वेलोसिटी तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड ये जो लेंथ है ये दोनों का डायरेक्शन सेम ही हो जा रहा है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और लेंथ भी यही है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर तुम ऐसे देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर अगर मान लो तुम अंदर की तरफ लोगे, ये करंट का डायरेक्शन मैं मान रहा हूँ ऐसे होगा तो ऊपर की तरफ ही वर्टिकल के कारण, बट अगर हम अंदर की तरफ ले तो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और बी ए कॉस 90, कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, किसके कारण, हॉरिजॉन्टल के कारण। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण तो कुछ नहीं होगा। और वर्टिकल के कारण चेक करो, देखो वर्टिकल के कारण ये डॉट वाला जो साइन बनाया हो ना, वर्टिकल के कारण, तो ऊपर की तरफ वर्टिकल है, ओके। और वेलोसिटी जो है ना वो इस डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ वर्टिकल और वेलोसिटी, तो करंट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। करंट की वैल्यू क्या होगी, नीचे की तरफ। अब करंट की वैल्यू नीचे की तरफ, वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट हर्ट्ज मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, बस हो गया, मजे आ गया। उसके बाद तुम ईएमएफ निकाल लो। देखो सिंपल सा, बस एक चीज समझाना था, here horizontal components of Earth's magnetic field will be, horizontal components of Earth's magnetic field will not be responsible for change in flux, ये फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी भी वर्टिकल कंपोनेंट एंड बी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, BVVL, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालोगे, देखो tan यहां पर दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ डिप, ठीक है, डिप एंगल दिया हुआ है, tan टेल इक्वल टू क्या हो गया, BV अपॉन BH, और tan कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और BV जो है ना वर्टिकल कंपोनेंट तुमको निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कितना है, 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, एंड वर्टिकल इतना है, तो tan 30 है, तो 5 × 10⁻⁴ इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी हुई, √3। क्या मैं बातें समझ में आ रही है। तो ये tan 30 हो गया तुम्हारा, मतलब 5 × 10⁻⁴ अपॉन √3 तो हमको पता ही है। अब हम क्या करेंगे, यहां आएंगे और फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स ईएमएफ निकालेंगे। फ्लक्स तो हमने चेक करने के लिए निकाला था किसमें 0 हो रहा है, किसमें एक्ट कर रहा है। तो देखो इधर बट ये जो है ना वर्टिकल कंपोनेंट तुमको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकल चुका है। यहां पर एक गलती हुई, चेंज इन फ्लक्स नॉट रिस्पॉन्सिबल बट ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा, E = BVVL, ये फ्लक्स नहीं है रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन फ्लक्स, ये तो होगा, लेकिन बट वर्टिकल कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, बट हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा। तो ये ईएमएफ जो है ना फ्लक्स गलती से लिखा रहेगा वी वर्टिकल कंपोनेंट, वी वेलोसिटी, एल लेंथ, तो वर्टिकल कंपोनेंट मैंने निकाल दिया है। अब ईएमएफ की वैल्यू रखो, उसमें पुट करो, बी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 5 × 10⁻⁴ √3 इंटू वी जो होगा वेलोसिटी कितना है बता मुझे, 200
50 इंटू लेंथ कितना होता है, लेंथ कितना होगा 20, और इस सबको सॉल्व करोगे ना 1.44 वोल्ट होगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? ये ईएमएफ क्लियर कट, टेंशन कोई। तो ये हो गया, यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ था इसको करेक्ट कर लो, बस हो गया। समझ में आई बात है? तो आज के लिए वीडियो लेक्चर बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट के साथ, एडी करेंट, धांसू कॉन्सेप्ट। ओके।